हेलो कमर्शियल्स, कैसे हैं आज आप सब। आज हमारा प्रैक्टिस सेट का दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आज हम लोग दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें अकाउंट्स प्लस कॉमर्स दोनों रहेगा। ठीक है, और जो और एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट सूचना। ठीक है, जो भी टीचर्स एकेडमी में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, डी ट्रिपल एस बी, ईएमआरएस, यूजीसी नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर और छत्तीसगढ़ एमपी यानी और दूसरे स्टेट्स का जो भी हम लोग का टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज कराए जाते हैं, वो सारे न्यू बैच स्टार्ट हो गए हमारे 26 मार्च से। ठीक है, और इस बैच का नाम है टारगेट नौकरी बैच। ठीक है, टारगेट नौकरी बैच। ठीक है, और इस चीज का हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो 9628959237 पे आप लोग इस चीज की वो कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, फाउंडेशन बैच भी हम लोगों ने निकाल दिया है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, ईएमआरएस, बीपीएससी 4.0 और एनवीएस, केवीएस और यूके एलटी प्लस डी ट्रिपल एस बी। ठीक है, और फिर इसके बाद ये हमारा फाउंडेशन बैच है, ये हमारा टारगेट बैच है, और ये जो रिकॉर्डेड बैच है उस चीज की ये सारी डिटेल्स आपके सामने है। और ज्यादा क्वेरी के लिए आपको क्या करना होगा, 9628959237 पे आपको कॉल करके पूछ लेना है। ठीक है, अगर ज्यादा दिक्कत है तो टीचर्स एकेडमी की जो वेबसाइट मतलब टीचर्स एकेडमी ऐप है, वो आपका ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक, तो आइए आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज पूछा है, लेखांकन प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है। ठीक है, लेखांकन प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है, इन दैट सेंस कि अभिलेखन करना यानी रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एंड दैट्स इज एनालाइजिंग। ठीक है, एनालाइजिंग सबसे पहली चीज, लेखांकन प्रक्रिया यानी जो भी हम लोग अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अभिजीत ओझा, सिंप्लीफाइंग फर्स्ट का सी। ओके, वेरी गुड अभिजीत ओझा। सबसे पहली चीज की लेखांकन प्रक्रिया जो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो पर्टिकुलरली इसमें से कौन सी चीज नहीं शामिल है, रिकॉर्डिंग शामिल होती है, क्लासिफिकेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है। तो इसीलिए सिंप्लीफिकेशन ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लेखांकन का स्वत अवधारणा किस पर लागू होता है। ठीक है, जो लेखांकन की मतलब अवधारणाएं होती हैं वो किस चीज पर लागू होती है, एकल स्वामित्व पर, साझेदारी फर्म पर, संयुक्त स्कंद प्रबंधन पर, या उपरोक्त में से सभी, इन सब में से। यानी कह रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप पे, सोल प्रोप्राइटरशिप पे, पार्टनरशिप पे, या फिर कंपनी कह सकते हैं इसको, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इस चीज में हम एक चीज बात बता दें कि जो भी हमारी स्वत अवधारणाएं होती है वो पर्टिकुलरली हमारी संयुक्त स्कंदन प्रमंडल पर आधारित होती है। ठीक है, संयुक्त स्कंदन प्रमंडल पर आधारित होती है, उपरोक्त सभी नहीं, क्योंकि ये जो भी हमारे स्वत अवधारणा ये हमेशा कंपनी पर देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए संयुक्त स्कंदन यानी जितने भी स्टॉक्स या कंपनीज होते हैं उन सब पर। लेखांकन समीकरण किस पर आधारित है,
चालू व्यवसाय यानी आपका हो गया ये करंट, ठीक है। चालू मतलब करंट बिजनेस पे, ठीक है। द्विपक्ष अवधारणा यानी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर। थर्ड, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पर, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पर या कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पर, या क्या, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर जो भी हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस होते हैं, सी डुअल एसेट कॉन्सेप्ट, थर्ड का बी, नहीं थर्ड का भी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो भी हमारे लेखांकन समीकरण होते हैं यानी जो भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो हमेशा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर होती है, ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर होती है। नेक्स्ट, पूंजी बराबर क्या है, व्हाट इज अ कैपिटल इज इक्वल टू, कैपिटल इज इक्वल टू फॉर व्हाट, ठीक है। फिक्स्ड, मैं फिक्स्ड को एफ शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कैश प्लस बैंक। नेक्स्ट, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज ये तो आप लोग जानते ही हैं, नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए बताइए, फोर्थ का सी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, अभिजीत ओझा। कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज होगा, ठीक है। टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इज दैट राइट आंसर। लेखांकन प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है, अच्छा ये तो हो गया था ना, अभी लेखन ये वाला तो इसका ये रहा। इनमें से कौन सा नाम मात्र खाता है, नाम मात्र खाते को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ब्याज को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट कहते हैं, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, फिर उसके बाद प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट, और ये हो गया एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। फर्स्ट इज इंटरेस्ट अकाउंट, सेकंड इज एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, थर्ड इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, या फोर्थ इज प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट। सिक्स्थ का ए,
अच्छा, और कोई? लगता है केवल एक ही बच्चा है जो शिकारी पर निकला है, अभिजीत हो जाओ, और लगता है सब सो रहे हैं। सिक्स का ए इज द राइट आंसर। इन नॉमिनल अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट को हम लोग नॉमिनल कहते हैं, ठीक है। कमीशन अग्रिम प्राप्त की प्रकृति क्या है? ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, या नन ऑफ दीज? कह रहा है कि कमीशन अग्रीम, एडवांस में कमीशन एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये कौन सा अकाउंट होगा? नीशू रानी ए, रियल अकाउंट। और कोई? एनीबॉडी एल्स? भैया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट तो है ही नहीं ऑप्शन में, वो तो अलग चीज हो गई। पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोथ आर डिफरेंस, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अलग चीज होती है। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम लोग अपने स्वयं के लिए खर्च कर रहे हैं, अपनी पर्सनल यूज के लिए एक्सपेंस कर रहे हैं, वो पर्सनल अकाउंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव वो अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसके आगे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लग जाए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जिसमें प्रीपेड लग जाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे लास्ट प्रैक्टिस सेट में था कि प्रीपेड मैंने रेंट लिया था, उस पे भी यही सेम टाइप का क्वेश्चन था, बस उसमें ये डिफरेंस था कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट था, क्योंकि इसके नाम के आगे क्या लग जा रहा है? प्रीपेड लग जा रहा है, ठीक है। और रही बात कमीशन एडवांस की, तो वो सीधा सीधा व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? हाँ, फर्नीचर व्यापारी द्वारा की गई फर्नीचर की नगद को डेबिट किया जाता है। अच्छा, इसकी एंट्री बनेगी, मैं एंट्री लिख दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताना क्या होगा। फर्स्ट एंट्री इज फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। एक एंट्री ये हो गई।
दूसरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अब मुझे पूछा क्या है, ये लास्ट ईयर टीजीटी का क्वेश्चन था, ठीक है, टीजीटी का क्वेश्चन था, ठीक। अब मेरे को ये बताइए, देखिए मेरे पास दो एंट्री, इसमें पूछा है कि जो डेबिट किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, फर्नीचर किया जाएगा या कैश किया जाएगा डेबिट या फिर सेल्स किया जाएगा। तीन ऑप्शन है, ये तो कोई हाल में नहीं हो सकता, ये तो कोई कंडीशन में नहीं हो सकता। बेटा बाइलैंग्वेज मैं बता तो रहा हूं ना कि फर्नीचर यानी परचेज द फर्नीचर ठीक, बट इट्स सोल्ड अ फर्नीचर। एक चीज बता दें, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सोच समझ के। निशा रानी सी फर्नीचर, अच्छा हैशटैग लगा दिया फर्नीचर सी। और कोई भैया सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए एक बात याद रखिए कि रेक्टिफाई का क्वेश्चन है तो कॉमन सी बात है कि जो फर्नीचर का व्यापारी यानी बिजनेसमैन जो है वो फर्नीचर का व्यापारी है, उसने क्या किया है, फर्नीचर को सेल कर दिया है। तो उस कंडीशन में ये वाली एंट्री ना बन के ये वाली एंट्री होगी और इसमें कैश डेबिट में जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कोई भी चीज सेल करते हैं तो उस कंडीशन में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आप लोग पूछेंगे कि सर ये बिक्री जो है यानी इसको हम लोग सेल्स कहते हैं, इसको हम लोग क्या मतलब वो इसको डेबिट में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेल्स कभी भी डेबिट में नहीं जाता है, ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक। हाउ मैनी कॉलम्स इन द जनरल एंट्रीज? How many column? 4, 5, 6, 7, 8. Sorry, 4, 5, 6, 8. How many columns? How many columns in the general entry? रोज नामचे में ये गलत लिख गया है, ठीक है, रोज नामचे में खाने कितने बनाए जाते हैं? ठीक है, रोज नामचे में खाने कितने बनाए जाते हैं? निशा रानी जी गलत बता रहे हैं, 4 नहीं होगा 5 होगा, ठीक है। इन दी जनरल एंट्रीज ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द जितने भी लाइंस खींचे हैं, कौन कौन से लाइन खींचे जाते हैं ये भी बता दे रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। कितने हुए? 1 2 3 4 5, टोटल ओवरऑल 5 कॉलम होते हैं।
अभिजीत ओझा 9th का बी, डेट पर्टिकुलर। हाँ सही जा रहे हैं अभिजीत जी। राम से 5,000 रुपए प्राप्त किया किंतु उसके खाते में 50,000 रुपए जमा हो गया। ठीक है, सॉल्व करिए से। लेजर हैज बीन टोटल 8 कॉलम। ठीक, राम का अकाउंट हुआ 5,000 का, ठीक है, लेकिन गलती से 50,000 का क्रेडिट हो गया। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे? भूल की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, पूरक अशुद्धि, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। एरर ऑफ कमीशन, ए या बी? इसका ऑप्शन ये रहा। इसे सॉल्व करिए। साफ साफ लिखा है, देखिए, नेट प्रॉफिट हमारा 3,60,000। आउटस्टैंडिंग क्या है? सैलरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। ठीक, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस इज 26,000। पूछा है कि इन्हीं सभी एडजस्टमेंट के बाद हमारा प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, 3,66,000, 3,80,000, 3,46,000 या 3,86,000? कम ऑन, हरी अप। कमर्शियल्स हो, हल्ला बोलो। आज तो शिकार पे निकले हैं भाई। 20 क्वेश्चन से तो ऊपर का टारगेट है मेरा, और बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन लाया हूं। अभी तक तो थ्योरी थी, अब एक न्यूमेरिकल पटक दिए हम। चलो करो। इतना टाइम बहुत है, एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम नहीं मिलेगा। कह रहा है प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है? 3,60,000। ठीक, उसमें से पूछा है कि जो हमारा इंश्योरेंस है वो 26,000 है। ठीक है भाई, हमने 26,000 को क्या कर दिया? इंश्योरेंस
68,300। ठीक है, अब इसके बाद बचता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में किसी का ऑप्शन आया? नहीं आया। सैलरी में 20,000 लेस कर देंगे, तो ये आ गया 6,6,3,0 ये और 3, 3,66,000 इज द प्रॉफिट। ठीक है, 3,66,000 हमारा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसमें ये हमारा प्रीपेड जो होता है वो ऐड हो जाता है इन दैट कंडीशन, और उसमें से आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। ठीक, एक ग्रॉस प्रॉफिट पर 25% दिया, 25% की सेल है, जिसमें से जो हमारा गुड्स है वो पर्टिकुलर उसकी कॉस्ट है 1,00,000 रुपीज, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, निकालिए भैया। हाँ अभिजीत ओझा जी सही लगा, लेकिन टाइम ज्यादा ले रहे हैं आप, उतना टाइम नहीं मिलेगा। इसको सॉल्व करिए। थोड़ा इस सेशन को और तेज करिए, मतलब शेयर करिए, हर एक कमर्शियल्स के पास भेजिए। मैंने कहा जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसका कितना परसेंट सेल आउट हो रहा है, 25%। कितना परसेंट सेल हो रहा है, 25%। ठीक है, तथा सोल्ड गुड्स को, सोल्ड गुड्स को, गुड्स की जो कॉस्ट आ रही है, वो जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी है, वो 1,00,000 रुपए है। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। निकालिए, क्या होगा, 25,000 होगा, 20,000 होगा, 30,000 होगा, या 33,333, 33 जो भी है, क्या होगा? ट्वेल्थ का भी, अच्छा चलिए चेक कर लेते हैं। कह रहा है भैया कि मेरे पास 100% गुड्स था, जिसमें से मैंने 25% को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। मेरे पास बचा कितना, 75%। ठीक, मेरे पास बचा कितना, 75%। तो देन हम ये कर सकते हैं 25 इंटू 25 अपॉन 75, 1,00,000। ठीक है, इसको जो सॉल्व करेंगे 25 अंदर 25, 25 3 था, तो ये आ गया 3 3 9, 3 3 3 3, ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सॉरी, 33,333। कैसे हुआ, 25% सोल्ड कर दे रहा है, तो 25 को ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, 75% बच रहा है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000 रुपीज, क्योंकि उसकी कॉस्ट है। ठीक है,
कॉस्ट है उसकी। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेटिव किस बात पर ध्यान ज्यादा रखती है? किस बात पर ज्यादा ध्यान रखती है? ऑल टाइम प्रॉफिट्स, ऑल टाइम प्रॉफिट्स, ये क्या है? नगर, ओनली प्रॉफिट्स, ओनली लॉसेस। ये काट दे, ये होगा ही नहीं। ऑप्शन 3 है आपके पास, ठीक है। 3 ऑप्शन में से ए सी डी, इनमें से कौन सा होगा? 13 का डी। हाँ, रूढ़िवादी प्रथा हमेशा हानियों पर ज्यादा ध्यान देती है। कहती है कि जितने भी हमारे होने वाले लॉसेस हैं उन सभी लॉसेस को हम लोग एक टाइप में सब कुछ लिख देंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म, ठीक है। यानी चाहे वो आज का लॉस हो, आने वाले 2 महीने बाद वाला, या पूरे साल का जितना भी लॉस होगा, वो सब कौन ध्यान रखेगा? रूढ़िवादी की प्रथा, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ये तो फिर से रिपीट हो गया। क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। कह रहा है कि राजा और राम 2 पार्टनर्स थे जिन लोग का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:1 था, ठीक है। और अशोक उसमें आ रहा है 1/4 शेयर लेके फर्म में, तो उसका न्यू प्रॉफिट क्या? न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? चलिए बताइए, न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? बताइए, करिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या है? राजा, राजा का जो रेशियो है, ठीक है, वो 3:1 है। राजा एंड कौन है? राम। राजा एंड राम जो है वो 3:1 है, ठीक है। उसमें थर्ड पार्टनर कौन आ रहा है? अशोक, ठीक है। तो अशोक जब आ रहा है तो अशोक ला रहा है कितना? 1/4 शेयर, जिसको हम रिमेनिंग करेंगे।
रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, 3/4 हो गया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? 13 का डी भैया 15 का बताएं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? अब हम लोग निकालेंगे स्पेशली करके राजा का। राजा का शेयर कितना है? 3/4। अब यहां पे 4 आ गया। कैसे आया? 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ये 4 डिनोमिनेटर में जाएगा इनटू वो कितना है अशोक का रिमेनिंग शेयर 3/4। सो इसका कितना आया 9/16। ठीक उसी तरीके से राम का निकालेंगे। राम का आया आपका 1 क्या है 1/4 इंटू 3/4। तो ये आ गया आपका कितना 3/16। ठीक है, और इसके बाद मुझे थोड़ी जगह चाहिए। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। इतना मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, किसका किसका? 9/16 रेशियो 3/16 इज टू 1/4 का एलसीएम ले लो। ठीक है, 4 16 16 आ गया एलसीएम। ठीक है, तो ये 9 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 4 जा 16 और 4। तो आंसर क्या आया 9 3 4। 9:3:4। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इस चीज का आंसर है। किसी को कोई दिक्कत? एनी डाउट्स? realization on debit side, realization on credit side, अच्छा देखिए अब थोड़ा बात करते हैं, इस चीज को समझते हैं। फॉर्म के विघटन यानी इसका मतलब है डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन के अकाउंट्स पे जब भी अकाउंटिंग किया जाएगा तो एक जो मतलब लायबिलिटीज है वो किधर लिखी जाएगी? वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखी जाएगी, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड ऑन लायबिलिटीज, या रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखी जाएगी? कौन से साइड में लिखी जाएगी भैया? मतलब ये कह रहा है कि XYZ एक फर्म है XYZ जिसके 3 पार्टनर है A B C। ठीक है,
तो सी जो है वो क्या कर रहा है, डिसोल्यूट हो जा रहा है, यानी वो हट जा रहा है, डिसोल्यूशन हो जा रहा है। ठीक है, डिसोल्यूशन हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में जो भी इसके लायबिलिटीज हैं वो किधर लिखे जाएंगे इन चारों में से, कोई बता पाएगा? हाँ, हेलो अनुराग, अनुराग जी। जब एक फर्म में कोई भी पार्टनर डिसोल्यूट हो जा रहा है तो उस कंडीशन में जो भी उसकी लायबिलिटीज होती है वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखी जाती है। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ये क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, रिजल्टिंग ऑफ मैनेजमेंट है, या ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये किस चीज का पार्ट है? ठीक है, नमस्ते नमस्ते। किसका? 17 का ये आप 17 का ये बता रहे हैं? किस चीज का पार्ट है ये? ये भैया पीजीटी के क्वेश्चन में पूछ चुका है, और कब का पूछा है? 2019 या 20 में आया था ये चीज, ये भी बता दे रहे हैं। थोड़ा सेशन को शेयर करिए और लाइक करिए भैया। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अक्सर बहुत सारे बच्चों को ये चीज याद नहीं होती कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टार्टिंग का पी और लास्ट का सी याद रख लीजिए बस। ठीक है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग याद रखिएगा, बस आपका काम हो गया। ठीक है, और ये चीज हमेशा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध के कार्य होते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने हेतु पुस्तपालन कला व विज्ञान दोनों है। जी बिल्कुल, पुस्तपालन और कला व विज्ञान दोनों है, ये बिल्कुल सही है। यानी जो हमारी बुक कीपिंग है वो
आर्ट्स भी है, साइंस भी है, ये बिल्कुल सही बात है। लेन देन निश्चित पुस्तकों में समूह अभिलेखित किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि बुक कीपिंग में हम लोग ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखन करने की विधि, वो पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू द रूल्स होता है, जैसे कि जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, वो पर्टिकुलर रूल्स होता है। तो पहला वाला ऑप्शन बचा, वही हो गया आपका आंसर। ठीक है, हम लोग कभी भी बुक कीपिंग से एनालाइजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बुक कीपिंग के थ्रू हम लोग कभी भी एनालिसिस नहीं कर सकते इन द टर्म ऑफ फ्यूचर, इन द टर्म ऑफ फ्यूचर। कर निर्धारण वर्ष कब से चालू होता है, यानी टैक्स असेसमेंट ईयर स्टार्ट ऑन, कब से स्टार्ट होता है? 1 दिसंबर, 1 अप्रैल, 1 जून, 1 मार्च। बहुत सही टाइम पे क्वेश्चन लाए हैं ये वाला। ये हमेशा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। टैक्स से अकाउंटिंग ईयर या टैक्स ईयर का डेट जो होता है वो हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्या? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी आज 31 मार्च है और आज हमारा टैक्स ईयर का एंडिंग डे है। ठीक है, और कल फिर से न्यू सेशन, न्यू असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखांकन का कार्य नहीं है? इसका हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करना, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, या अभिलेखों को व्यवस्थित करना। बताइए। जो इसका नहीं है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेखांकन विवरणों यानी जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट होते हैं उसकी जो लायबिलिटीज होती है वो नोट्स को जोड़ने के बाद अभ्यास इसके अनुपालन में है। स्थिरता की प्रथा, मुद्रा मापन की प्रथा, रूढ़िवादी का प्रथा, और ये हो गया आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑफ, मतलब कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद फुल डिस्क्लोजर। ठीक, और ये क्या है? स्थिरता यानी फिक्स्ड, इसका मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है,
लेखांकन विवरणों यानी जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट होते हैं उसका जो लायबिलिटीज साइड होता है उन सब के नोट्स को जोड़ने पर किसका अनुपालन होता है, ये चीज पूछा है। किसका अनुपालन होता है ये, चलिए बताइए। जब भी हम लोग लायबिलिटीज को ऐड करते हैं, एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम लोग किसको, लायबिलिटीज को या उसके नोट्स को ऐड करते हैं तो उस कंडीशन से एक और चीज ऐड होती है, वो है एसेट्स। जब बोथ साइड इक्वल होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा मापन की अवधारणा यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक, इनकम वॉज मेजर्ड बाय, किससे मापते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्ष अवधारणा, एक रूपता यानी सिंगल, अनुरूपता या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका हम लोग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सभी समात नहीं है, समता है। समता अंशधारी यानी इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है वो कौन होता है, कंपनी का प्रतिनिधि होता है, मालिक होता है, ऋणदाता होता है या ग्राहक होता है, कौन होता है। इक्विटी शेयर होल्डर कौन होता है, प्रतिनिधि होता है, मालिक होता है कंपनी का, या फिर आपका क्या, ग्राहक। बताइए। इसमें भैया कंपनी का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करने से पहले एक और चीज हम दोबारा बता दे रहे हैं। ये जो हमारा टीचर्स एकेडमी का बीपीएससी 3.0 और 4.0 जो है, 3.0 और 4.0 जो है, ये क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी पीजीटी डी ट्रिपल एसबी ईएमआरएस यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर यानी केवल कॉमर्स का ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट यानी जितने भी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट्स के, ठीक है, आपके पर्टिकुलरली क्या चलाए जा रहे हैं, टारगेट बैच जो कि 26 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, और अन्य राज्य भी यानी अन्य राज्य टीजीटी पीजीटी के जो भी होते हैं, चंडीगढ़ हो गया, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सब का भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग को क्या करना है, इस कॉल पे, ठीक है, इस कॉल पे इस नंबर पे आपको कॉल करना है, और सेकेंड चीज की प्ले स्टोर से
से, ठीक है, प्ले स्टोर से टीचर्स एकेडमी वाला ये लोगो जो एप्लीकेशन है उसे आप लोग क्या कर लेना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके हर एक चीज पूछ सकते हैं, ठीक है, हर एक चीज पूछ सकते हैं, ठीक। और हाँ, रिकॉर्डेड बैच भी हम लोग के पास है, अवेलेबल है, जिसका टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, एलटी ग्रेड 3.0 4.0, ठीक है, इन सब के भी आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेंगे। इन सब के भी फाउंडेशन बैच ये हम लोग का नया अभी स्टार्ट हुआ है, टारगेट बैच ये भी नया है और ये भी नया है, तीनों बैच हम लोग के स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। फॉर द एनी अदर डिटेल्स प्लीज कॉल देम इस 9628959237 पर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, ठीक है, आज के लिए इस सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं। आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से बनाए रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उम्मीद यही है कि आप लोग के एग्जाम्स बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो आज के लिए जय हिंद।